अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एकेडमी विद शामी। आज एक और लेक्चर के साथ आपके यहाँ हाजिर हैं। लेक्चर देखते हैं क्या कहते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड टॉपिक है। आज भी हम क्लास 9 से रिलेटेड एक टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने कल की क्लास के अंदर MCQs को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने बता दिया था कि आपको क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, क्या हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, क्वेश्चन को डील करना है। 4 की अगर बात करें तो मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ 4 में क्या लिखा हुआ, और आप थोड़ा सा क्या करें, इस चीज़ को बुक के सामने रखते हुए आप यहाँ से भी पढ़ लें, बुक में से भी, ताकि क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या कह रहा है, एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर। एक फिगर बनी हुई है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं इंजीनियर, एक हमारे पास एल्यूमिनियम की शीट है जिसकी क्या कर रहे हैं, विड्थ को मेजर कर रहे हैं, यानी कि वो कितनी मतलब कि उसकी ब्रीथ कितनी है, वाइड कितनी है, विड्थ कितनी है, उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। फिगर दी हुई है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर सही है, इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं इंजीनियर। इसके ज़रिए क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किस चीज़ को, एल्यूमिनियम की शीट है उसकी थिकनेस को मेजर करना चाह रहे हैं कि बेसिकली वो कितनी मोटी है या कितनी पतली है। आगे 2 पार्ट बना के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट की विड्थ कितनी होगी। जाहिर सी बात है, हम यहाँ से डायरेक्ट देख के तो नहीं बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम की विड्थ क्या होगी, सही है। या फिर आप यहाँ पे देख लें तो हमारे पास जो स्केल है, स्केल के अंदर, जी हाँ, स्केल के अंदर 4.0 यानी कि द विड्थ ऑफ द एल्यूमिनियम शीट, जो विड्थ होगी एल्यूमिनियम शीट की, वो आप किसको देख के बता सकते हैं, फिगर बनी हुई है उसको देख के बता सकते हैं। क्या आ रही है, प्रॉपर जो लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल की क्लास के अंदर, ये क्या है, हमारे पास एक स्केल है, इसके ऊपर भी क्या है, डिफरेंट तरह के स्केल मौजूद हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट तरह के स्केल मौजूद हैं, और जिस लाइन पे ये दोनों आपस में कंसाइड कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर क्या है, उससे पहले वाला नंबर 4 है, तो यहाँ क्या होगा 0.5 होता है, यानी कि 0.1 होता है, सॉरी 1 mm डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स, यानी कि जो स्मॉल लाइन आपको नज़र आ रही है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 1 mm होता है, जो कि हमने कहाँ पे बताया था, मेटर रूल के अंदर बताया था। तो कह रहा है कि अगर इंजीनियर क्या करें, इस एल्यूमिनियम शीट की विड्थ को मालूम करें थ्रू फिगर। फिगर को अगर हम देखें तो फिगर के ज़रिए जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4.1 आएगा मिलीमीटर, यानी कि फिगर को देख के आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 4 है ये, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का विड्थ तो आप बता सकते हो, विड्थ क्या हो सकती है, इसकी विड्थ बता सकते हो 4.1 mm में, सही है। यानी कि उस एल्यूमिनियम शीट जिसकी विड्थ मालूम करने चाह रहे थे इंजीनियर, उसकी जो विड्थ है वो क्या है, 4.1 है, मिलीमीटर है। अब बी के अंदर कुछ और पूछ रहा है, कह रहा है विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मेटर रूल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जो हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, इन तीनों में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से क्या होगी, हमारे मतलब कि आंसर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, अच्छा वाला आंसर, यानी कि एक्यूरेसी जिसमें आ सकती है, ये पूछ रहा है। तो आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि द मोर प्रिसाइज मेजरमेंट इज गिवन बाय अ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, द मोर प्रिसाइज मेजरमेंट the more precise measurement is given by, किसके ज़रिए लोगे आप, जिसके ज़रिए फाइंड करोगे, गिवन बाय वर्नियर कैलिपर, सही है। वर्नियर कैलिपर की मदद से जो आप वैल्यूज़ फाइंड करोगे वो मोर प्रेसाइज होंगी एज कंपेयर टू जो हमारे पास, सॉरी वर्नियर कैलिपर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ को, एल्यूमिनियम शीट को फाइंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम शीट। वर्नियर कैलिपर किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, मैंने आपको बताया था किन चीज़ों के लिए यूज़ होता था, वो होता था हमारे पास सर्कुलर
शेप वाली कोई ऑब्जेक्ट हो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल रेडियस या एक्सटर्नल रेडियस को फाइंड करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्रू गेज आएगा। सही है, इस चीज़ का ख्याल रखें, स्क्रू गेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आके हमारा क्या होता है, क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह की, पेंडुलम स्विंग एज शोन इन फिगर। एक पेंडुलम दिया हुआ, मैं पहले तो पेंडुलम की फिगर बना देते हैं। यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक पेंडुलम है। सही है, सिंपल पेंडुलम। इससे क्या कर रहा है, एक बॉब हैंग कर रहा है और ये कभी इस वाले एरिया में आ रहा है, कभी इस वाले एरिया में आ रहा है। सही है, कभी बॉल यहाँ पे आ रही है, कभी बॉल यहाँ। कब आएगी, जब आप इसको किसी एक एक्सट्रीम पे लेके वहाँ से देन रिलीज़ करोगे तो ये अपनी वाइब्रेशन को स्टार्ट करेगा। इसको दिया उन्होंने एक्स का नाम दिया, इसको दिया है वाई का नाम। सही है, एक पॉइंट को एक्स का एक्सट्रीम को, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम को वाई का नाम दिया है, नेगेटिव एक्सट्रीम को एक्स का नाम दिया है। और ये वाली पोजीशन आपको पता है मीन पोजीशन कहलाती है। मैं कहता हूँ ये ओ पॉइंट है, यानी कि इनिशियल स्टेट में बॉब यहाँ पे होगा जब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब पूछ क्या आ रहा है, पूछ ये रहा है कि फिगर फ्रॉम एक्स टू वाई एंड बैक टू एक्स अगेन। यानी कि क्या हो रहा है, बॉब को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, कहाँ से, एक्स से डिस्टर्ब कर रहे हो तो वाई पे जा रहा है, वाई से दोबारा एक्स पे आ रहा है। पूछ क्या आ रहा है, पूछ ये रहा कि व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का आपने यूज़ करना है और बताना है कि इसकी एक वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा। बात समझ में आ गई। कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टॉप वॉच को यूज़ करोगे, आप यहाँ पे लाओगे इस बॉब को इस वाली पोजीशन पे लाके रिलीज़ करते वक्त स्टॉप वॉच क्या करना है, आपने ऑन करना है। जब ये बॉब यहाँ मीन पे जाएगा, मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से अगेन मीन पे आएगा, देन कहाँ पे आएगा, एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पे जब आएगा तो आपने स्टॉप वॉच को रोकना है। वो जो टाइम होगा वो क्या होगा हमारे पास, स्टॉप वॉच, यानी कि टाइम पीरियड तो ये होगा। यहाँ पे हमसे पूछ के आ रहा है व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम फाइंड करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या होगा, पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच, एक ऑसिलेशन के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ए पार्ट के अंदर दिया हुआ रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड मल्टीप्लाई बाई 10। 10 ऑसिलेशन के लिए क्या करें, टाइम को रिकॉर्ड करें और मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 10 के साथ। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया कि एक ऑसिलेशन का हमने क्या करना है, टाइम बताना है। तो ए पार्ट तो गया, गलत है। बी में क्या कह रहा है, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइड बाई 10। टाइम को रिकॉर्ड करें 10 वाइब्रेशन। जब ये क्या कर रहा है, एक यहाँ से यहाँ फिर यहाँ आएगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, यानी कि 10 वाइब्रेशन तक हमने क्या करना है, इसको देखना है, फिर डिवाइड करना है 10 पे। ये भी तो रॉन्ग है बिल्कुल। बात समझ में आ गई। अगला सी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, रिकॉर्ड टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन के लिए टाइम रिकॉर्ड करें, जाहिर सी बात है टाइम को वन ऑसिलेशन के लिए रिकॉर्ड करें। या फिर डी पार्ट में क्या कह रहा है, रिकॉर्ड टाइम फ्रॉम एक्स टू वाई एंड डबल इट। एक्स से वाई तक का टाइम क्या करें, रिकॉर्ड करें, फिर उसका डबल करें, क्योंकि आपको पता है एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगी, बॉब यहाँ से यहाँ जाके फिर अगेन यहाँ पे पहुँचेगा तो हम कह सकते हैं कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। अगर यहाँ से यहाँ जाके जाता है तो ये क्या हुआ, हाफ ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। हाफ है तो एक दफ़ा गया, दोबारा आने का उतना ही टाइम लेगा, उतना ही मतलब डिस्टेंस कवर करना है, तो क्या होगा, इसका डबल करें। तो इसका क्या है, आपके पास जो आंसर है डी पार्ट है, वो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ रिकॉर्ड टाइम फॉर एक्स टू वाई एंड डबल इट। रिकॉर्ड करना है आपने टाइम, किस चीज़ को, टाइम फॉर, रिकॉर्ड टाइम फ्रॉम, फॉर नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉम में, फ्रॉम एक्स टू वाई एंड डबल इट। डबल कर दोगे इसका तो आपको आपके पास यानी कि एक वाइब्रेशन का क्या हो जाएगा, टाइम आपके पास आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है आपके पास। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में एक और चीज़ पूछ रहा है पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर तो ये पूछ रहा था कि जो मोस्ट एक्यूरेट वे होगा मेजर करने के लिए टाइम वन ऑसिलेशन की, तो उनमें से 4 पार्ट दिए हुए थे। हमने बता दिया कि रिकॉर्ड करेंगे टाइम को फ्रॉम कहाँ पे, एक्स टू वाई रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड आएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली।
इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएं जो टाइम पीरियड को मोर एक्यूरेटली क्या करें, बता दे। यानी कि टाइम पीरियड के बारे में, टाइम के बारे में हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रही है। हमसे पूछ रहा है कि आप सजेशन दें, अपना आइडिया दें कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो एक्यूरेटली आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो एक्यूरेट आंसर होगा वो बाय यूजिंग किसका यूज़ करेंगे, स्टॉप वॉच। जाहिर सी बात है, स्टॉप वॉच का यूज़ करोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, WATCH, सही है, WATCH। तो बाय यूजिंग स्टॉप वॉच को जब आप यूज़ करोगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ आ जाएंगी जो आप यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हो। अदरवाइज स्टॉप वॉच को यूज़ नहीं करो, हम किसी वॉच को यूज़ करो। अब स्टॉप वॉच भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास एनालॉग होती है, एक हमारे पास डिजिटल होती है। ज़्यादा बेटर है कि हम डिजिटल स्टॉप वॉच का यूज़ करें क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अच्छी एक्यूरेसी होती है। तो बाय यूजिंग स्टॉप वॉच एंड यूजिंग द फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, या फिर आप ये कह सकते हैं बाय यूजिंग डिजिटल स्टॉप वॉच। यहाँ पे एक वर्ड ये ऐड कर सकते हैं आप, डिजिटल स्टॉप वॉच का यूज़ करके आप एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हो इस टाइम पीरियड की कि क्या टाइम पीरियड आएगा। बात समझ में आ गई? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उस पे चलने से पहले ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट क्या कर दें, इसकी ले लें। मैं पीछे हो जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 को अगर मैं रीड करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है, ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ मोशन। मोशन की प्रीफिक्स बतानी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राइट द करेक्ट प्रीफिक्स। क्या करना है, करेक्ट प्रीफिक्स को लिखना है, करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ मोशन। यानी कि कुछ बॉडीज़ क्या कर रही हैं, मोशन के अंदर हैं, उनकी क्या करना है, हमने प्रीफिक्सेस बतानी है। पहले से कुछ दी हुई हैं ABC के अंदर, A भी दिया हुआ, B भी दिया हुआ, C भी दिया हुआ, D भी दिया हुआ, सही है। ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें हमने बताना है। देखें सबसे पहले क्या दिया हुआ, 7 5 के साथ क्या है हमारे पास, 000 हैं, 000 और मैटर के अंदर है। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें बताओ किसके अंदर। यानी कि हमने जो प्रीफिक्स डिस्कस किए थे, आपको याद आ रहा हो तो प्रीफिक्सेस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने इस तरह के जो नंबर थे, इस तरह के नंबर को हम क्या कहते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते थे। क्या कहते थे, आपको याद आ रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे थे, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने किस में लेके आना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। साइंटिफिक फॉर्म में जब लेके आओगे तो इस नंबर को आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, यहाँ से उठा के यहाँ तक भी लेके जा सकते हो। बुक के अंदर तो आगे नंबर भी दिया हुआ है इस तरह करके, यानी कि इक्वल होगा किसके, 750 तो होगा, साथ में क्या होगा ये पूछ रहा है। यानी कि 2 टाइम क्या करवा रहा है, पॉइंट को लोकेट करवा रहा है। सपोज करें कि पॉइंट कहाँ पे, लास्ट में, और यहाँ से आप 1 टाइम 2 टाइम आगे जा रहे हो, यानी कि 750 तो दिया हुआ आंसर के अंदर, बाकी हमसे पूछ रहा। तो 750 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर क्या लिखोगे आप, लेफ्ट साइड पे जब गए हो तो पावर 2 आएगी। इस पावर 2 को जब प्लस में होता था हमारे पास वहाँ पे 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 2 था, तो हमने इसको नाम दिया था किसका, हेक्टो का नाम दिया था। बात समझ में आ गई? या ये लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिख रहे हो, 750 लिख रहे हो, तो आगे क्या लिखोगे आप, हेक्टो लिख दोगे। बात समझ में आ गई? ये इसका आंसर है, मैटर के अंदर आ गया, सही है, मैटर इसकी यूनिट आ गई। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, फिर अगला आंसर है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 1000। 2 को डिवाइड किया जा रहा है 1000 से, हमसे ये पूछ रहा है सेकंड है, यानी कि ये क्या दिया हुआ टाइम है, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1 तो आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, किस तरह की है, 2 को आप डिवाइड कर दें, किस पे, 1000 पे डिवाइड कर दें। 2 को 1000 पे डिवाइड करोगे तो 0.00
2 आएगा। बात समझ में आ गई, 0.002। अब इस पॉइंट को आप लोकेट करवाएं, यहाँ पर भी नहीं छोड़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर भी, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो कितने टाइम आगे जा रहे हो, 2 एक्सपोनेंशियल, 1 2 3 टाइम आगे जा रहे हो, तो 10 की पावर क्या आएगी, जब राइट साइड पे जाते हो तो क्या आती है, वैल्यू माइनस में जनरेट होती है। अब ये क्या हो गया, 10 की पावर -3 आ गया। ये -3 को हम क्या पढ़ते हैं, मिली पढ़ते थे। बात समझ में आ गई। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 मिली सेकेंड। MS का मतलब क्या हो गया, 1 मिली सेकेंड आ गया, सही है। दूसरा ये हो गया। अच्छा जी, तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में क्या कह रहा है, 1 डिवाइड बाई, ये है यहाँ पे हमारे पास 6 जीरोज हैं, 3 3 6 हो गए, सही है। ये क्या दिया हुआ, ग्राम दिया हुआ, यानी कि किसी बॉडी का मास दिया हुआ और कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें। आप देखें 1 डिवाइड बाई क्या करें आप, यानी कि ये वैल्यू के साथ 1 को डिवाइड करना है। देखें 1 को जब डिवाइड करोगे किसके साथ, 6 जीरोज़ के साथ, यानी कि 6 जीरोज़ तो आ रहे हैं, साथ में 3 हो गया, ये 6 जीरोज़। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी बताया आपको, 0.0000004, ये हो गए, 5 हो गए, 6, ये वैल्यू आएगी। आंसर ये आएगा जब इसको डिवाइड करोगे आप कंप्लीट। तो आंसर ये आ रहा है। आप देखें पॉइंट को लोकेट करवाएं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इसको आप पढ़ते हो 1। देखें अब पावर कैसे आएगी यहाँ पे, 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर, राइट साइड पे गए हो तो माइनस का 6 आएगा। और ये -6 को हमने क्या नाम दिया था, माइक्रो का नाम दिया था। बात अगर आपको समझ आ रही है तो इसको नाम दिया था हमने किसका, माइक्रो का। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, माइक्रो को लिखने का जो सिंबल है ना वो ये वाला है, इसको पढ़ते हैं हम माइक्रो, सही है, माइक्रो को लिखने का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइक्रोग्राम। बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास थर्ड वन। फोर्थ की अगर बात करें तो क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 1 के साथ 9 जीरोज हैं, 9 जीरोज, 3 3 1 और लिख देते हैं, 9 जीरोज। और ये कौन सी यूनिट के अंदर दिया हुआ, मीटर के अंदर, यानी कि किसी चीज़ की क्या है, ये लेंथ है। अब हमने क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि प्रीफिक्स इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, देख लें इस चीज़ को, प्रीफिक्स इसके अंदर लिखें तो क्या आ सकता है इसका आंसर। देखें पॉइंट यहाँ पर होगा, नहीं है पॉइंट कहीं पे तो यहाँ पे, इसको मूव करवाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम आगे लेके जाओगे तो 1 नैनो और साथ में क्या आएगा, मीटर आएगा, 1 नैनोमीटर आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे आके हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, क्लियर होता है। बात समझ में आ गई। नाउ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में जानने की, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो सॉरी, ले लिया होगा, मैं आगे पीछे हो जाता हूँ तो उस वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि क्या हो आपके पास साथ साथ नोट्स भी मिलते जाएं। ईजी होता है इस तरह काम को करना, क्योंकि जब तक आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप प्रिपरेशन कहाँ से करोगे। हालांकि आप पढ़ना तो चाह रहे हो बट आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस चीज़ को याद रखें, साथ साथ कॉपी पेन लेके जब मेरा लेक्चर देखते हो तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है, सही है, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक। बात समझ में आ गई। बिल्कुल सेकंड लास्ट था या जो भी था टॉपिक मैंने डिस्कस किया, अब लेक्चर नंबर याद नहीं आ रहा, साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस किया था। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हमसे कि क्या करें, राइट वैल्यूज इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन, राइट वैल्यूज इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या करें, आप कह रहा है कि वैल्यूज़ को लिखें, या तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें। अब नीचे वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, ए के अंदर पूछ रहा है कि कह रहा है कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r = 0.53 एंगस्ट्रॉम।
देखें जो रेडियस की वैल्यू दी हुई है, रेडियस जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट, लेट सपोज यहाँ पे मैं एटम के स्ट्रक्चर को बनाऊं तो सपोज करें कि ये फर्स्ट जो है ना ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, शेल्स ही होते हैं। ये एटम है, यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, ये इसका पहला वाला जो सर्कल होगा उसको हम शेल्स कहते हैं या फिर ऑर्बिट भी कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम है उसके फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस गिवन है हमारे पास वो कितनी गिवन है, 0.53 गिवन है, 0.53। और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह का एक सिंबल आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। इस यूनिट को एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, सही है। तो इसको भी देख लें। अब एंगस्ट्रॉम को तो हमने देखना नहीं है, जस्ट हमने इसको क्या करना है, ये देखें ये कौन सी फॉर्म के अंदर गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। इसमें इसको किस में लेके जाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप देखें पॉइंट को मूव करवाएं तो इधर लेके जा सकते हो, 5.3 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस का 1। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए के अंदर जो खाली जगह है उसके अंदर क्या आएगा, 5.3 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस का 1। और साथ में क्या आएगा, जाहिर सी बात है यूनिट गिवन है तो यूनिट वहीं लिखनी है, आपने चेंज नहीं की। जस्ट हमने क्या करवा रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो चीज़ है उसको साइंटिफिक में लेके जाना था, साइंटिफिक में जो होगा उसको स्टैंडर्ड में लेके आना था। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी, हमने क्या किया, साइंटिफिक में लेके गए। अब अगला बी पार्ट के अंदर, इसके अंदर एक और क्वेश्चन है बी में क्या पूछ रहा है, बी के अंदर पूछ रहा है कि 1 लाइट ईयर इज दिस, यानी कि एक साल की जो वैल्यू है वो गिवन है हमारे पास। कितनी गिवन है, 2, 6 है, साथ में क्या दिया हुआ है, 2, 8, 2, 6, 2, 8 और साथ में जीरोस दिए हुए हैं बहुत सारे। आप गिनती करते हैं कितने दिए हुए हैं, 3, 3, 6, 7, 3, 3, 3, 9 दिए हुए हैं, 7 तो 8 और 9 ये वैल्यूज़ हैं। अब आपको पता है कि जब कभी भी इस तरह की वैल्यू होती है तो हमें पता है कि उसके पॉइंट डेसिमल मौजूद नहीं है, तो लास्ट में हम सपोज करते हैं कि पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये अंडरस्टूड है, इस बात को याद रखें। अब पॉइंट को मूव कराओ अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ भी, 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 यहाँ छोड़ सकते हो। बात समझ में आ गई, या यहाँ छोड़ सकते हो, मर्जी आपकी। अगर बेस्ट वैल्यूज़ लिखना चाह रहे हो तो यहाँ तक लेके जाएं। तो 9 तो 0 है, 10, 11, 12 हो गया। तो ये क्या हो सकता है, 2.628 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस का 12, यानी कि किस तरफ आए हैं, लेफ्ट आए हैं तो माइनस जनरेट होगा। जब माइनस आया था, हमें याद आ रहा होगा आपको, प्रीफिक्सेस में मैंने बताया था कि 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस 6 को हम क्या बोलते थे, पिको बोलते थे, सही है, पिको कॉल करते थे, सही है। तो ये वैल्यूज़ हमने क्या की, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, ये वाली वैल्यूज़ हमने क्या किया, साइंटिफिक में लेके गए। और ये भी पहले वाले की भी क्या थी हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, साइंटिफिक में लेके गए। इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को कितने तरीक़ों से लिख सकते हो, 2.6 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस 12 लिखो तब भी हर्ज नहीं है, 2.62 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस 12 लिखो तब भी सही है, 2.628 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस 12 लिखो तब भी बात सही है। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि बस पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखा करें, क्योंकि आपको पता है कि 12 टाइम इधर आए हो तो पूरी लिखने की नीड नहीं है, इस बात को माइंड में रखें। बात समझ में आ गई, ये भी सही है, ये भी वैल्यू सही है, ये भी वैल्यू सही है। इनमें से जो भी आपको ईजी लगती है, जिस तरह से भी आप लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं। लास्ट वाले में क्या कह रहा है, सी के अंदर कह रहा है वैक्यूम प्रेशर 2.7 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस 4, 2.7 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर माइनस 4 टोर दिया हुआ है, सही है। टोर किसकी यूनिट होती है हमारे पास, ये टोर यूनिट होती है हमारे पास प्रेशर की होती है, सही है। हम कहते हैं ना यार पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सही है, या फिर हम कहते हैं कि यार हवा का प्रेशर ज़्यादा है या लाइट का प्रेशर ज़्यादा है, वर्ड यूज़ करते हैं। प्रेशर की जो यूनिट है वो एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास, एसआई यूनिट वैसे तो पास्कल है लेकिन टोर को भी यूज़ किया जाता है, सही है। तो आप देख लें टोर दिया हुआ है, ये प्रेशर की बात हो रही है। अब इसको हमने क्या करना है, लेके जाना है किसके अंदर, ये किस फॉर्म में गिवन है, इस साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो क्या करें, 2 और 7 को तो लिखें। अब देखें पॉइंट ये -4 आ रहा है, -4 का मतलब क्या है, हम राइट साइड पे मतलब इस पॉइंट को राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। कितने टाइम, एक तो खुद 7 है क्योंकि 1 टाइम ये गए, 1, 2,
तीन ज़ीरोज़ और एक ये 7 पॉइंट कहाँ पे था 2 और 7 के बीच में, तो यहाँ से यहाँ यानी कि इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इधर लेके आया गया है। सही है, वैल्यूज़ इस तरह की थी 2 7 000 ये वैल्यूज़ थी। पॉइंट नहीं तो यहाँ पे था, इस पॉइंट को मूव करवाया गया कहाँ तक, यहाँ तक, जिसकी वजह से 2.7 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -4 आ रहा है। बात समझ में आ गई। सॉरी ये मैं आई थिंक मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक है, हाँ सही है, मिस्टेक हो रही है। ये मिस्टेक क्या है मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये इस चीज़ को देख लें मिस्टेक क्या हो रही है। ये देखें 2.7 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -4 है ना, -4 का मतलब ये हुआ कि 2.7 ये तो हो गया, हम कहाँ से जा रहे हैं, राइट साइड पे लेके गए हैं पॉइंट को, तो इधर को 0 बढ़ाना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा मिस्टेक हो जाती है इसमें। सही है, ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है कि राइट साइड में लेफ्ट साइड में क्या होगा, पावर देख के बताना है। आप कहाँ गए हैं, राइट साइड पे, यानी कि 1 2 3 4 टाइम आगे गए, जिसकी वजह से -4 आ रहा है। तो आप इस चीज़ को जब लिखोगे किसके अंदर, टोर के अंदर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे तो यही वैल्यू आएगी जो कि आपके पास आ रही है सी के अंदर। ABC के अंदर क्या आएगी 0.00027। अब पॉइंट 2 और 7 के बीच से हट के कहाँ आ गया, स्टार्टिंग में। ये 0 लिखें तब भी सही है, ना लिखें तब भी सही है। तो लिखा हुआ होता है ज़्यादातर, आगे हायर क्लासेस में नहीं लिखा जाता है। अभी भी ना लिखें तो मसला नहीं है, बट लिखें तो बेहतर है क्योंकि पता चले। सही है, तो ये हमारा क्या था, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट था, सी पार्ट, ABC पार्ट, सी पार्ट ये था। यूनिट क्या थी इसकी, टोर दी हुई थी, तो टोर इसकी यूनिट साथ में लगी हुई आएगी। क्वेश्चन आज की क्लास में यहीं 4 तक रखें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को मैं एक लेक्चर में बता दूंगा या मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो तो थोड़े से नॉर्मल थे, अब तो नॉर्मल तो ये भी हैं लेकिन थोड़े से टिपिकल हैं, तो इनको एक साथ डिस्कस करें। और इन सब के अंदर डेंसिटी से रिलेटेड हैं, 3 क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड हैं। लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाले को भी उसी लेक्चर में, नेक्स्ट अपकमिंग जो लेक्चर होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 1 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट यानी कि लेक्चर होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। या फिर आप बता दें जो चैप्टर आपको नहीं समझ आया उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट करें, इसके बाद 2 ना करें, 3 ना करें, या फिर जो भी आपके, या फिर ये टॉपिक समझा दें सर। आपका जो मतलब डिमांड होगा उसी हिसाब से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शेयर इस नियत से करें कि किसी और का भी क्या हो, इससे फ़ायदा हो, उसको भी सीखने को मिले। कमेंट्स किया करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यू रखते हैं, मायने रखते हैं। सही है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक आती रहें, मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, यानी कि लास्ट टॉपिक में हम मिलेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। तब तक के लिए क्या करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।